विलन तो खत्म हो चुका। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री ने विलन कब से नहीं दिया है भाई, क्योंकि रोल्स लिखे ही नहीं जा रहे हैं वैसे। मोगैम्बो का रोल लिखा गया था, गब्बर का रोल लिखा गया था। मेरे एक सीनियर था तो वो हमेशा कहते थे, अरे अखिल कैसा डायलॉग बोलता है यार, कैसी आवाज है तुम्हारी, आवाज बहुत गंदी है। तो मैंने एक संकल्प लिया कि मेरी आवाज ऐसी होगी कि दुनिया मुझे मेरी आवाज से जानेगी, न कि मेरे नाम से। सरफरोश मिर्ची सेठ, हाँ वीर गति में इक्का सेठ था, उसके बाद सरफरोश मिर्ची सेठ। लगान की बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी यादें हैं। वन स्ट्रेच द लॉन्गेस्ट शेड्यूल्ड एवर इन द वर्ल्ड सिनेमा, सबसे लंबा शेड्यूल है अभी तक का वन स्ट्रेच। बहुत, मेरा ये मानना है कि बहुत कम एक्टर्स या टेक्नीशियंस होते हैं जिनके कैरियर में ऐसी फिल्म आती है। गड़बड़ हो जाएगा, देश की जनता मुझे माफ नहीं करेगी। तो उन्होंने कहा ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? उनका सेंटेंस क्या था मालूम है? विलन है, उसका नाम है क्रूर सिंह। मैंने कहा हाँ करूंगा, लेकिन मैं क्रूर दिख नहीं रहा हूँ। क्रूर दिख नहीं रहा मतलब तो कैसा लगना चाहिए? मैंने कहा नाम का कुछ तो रिफ्लेक्शन हो। उस दिन के बाद पता चला शूटिंग बंद हो गई। तो मैं डर गया, मैंने कहा है ये क्या हुआ है, कहीं मुझे निकाल तो नहीं दिया? मैं तो विलन बना था कि मैं गब्बर के रूप में जाना चाहूं, कि मैं एक्टर हूं, मैं जब विलन बनूंगा तो ऐसा बनूंगा। लगता है साउथ सिनेमा हमसे बहुत अच्छा बेहतर कर रहा है, इसलिए कि मिट्टी से जुड़े हुए हैं सर। उनकी फिल्मों में भारत दिखता है, भारतीय सिनेमा में से भारत ही गायब है। हेलो हाय आदाब नमस्कार सत श्री अकाल। आप देखना शुरू कर चुके हैं बॉलीवुड बबल और मेरा नाम है अविनाश पाल। आज मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं उनको किरदारों से ही लोग जानते हैं, पसंद करते हैं और बेशुमार मोहब्बत देते हैं। कोई उन्हें मिर्ची सेठ कहता है तो कोई अर्जुन कहता है और कोई कहता है चंद्रशेखर आजाद। उनके चेहरे की हाव भाव, उनकी एक्टिंग की जादूगरी के अलावा उनकी आवाज का दम भी दर्शकों के बीच में हमेशा चर्चा में रहा है। मैं बात कर रहा हूं हम सबके पसंदीदा अखिलेंद्र मिश्र जी की। अखिलेंद्र जी स्वागत है आपका। नमस्कार, प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे हैं आप? क्या चल रहा है? मैं बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा हूँ जी। आपसे बातचीत शुरू करूंगा और मैं चाहूंगा कि हम फ्लैशबैक से ही थोड़ा शुरू करते हैं। बिहार के आप रहने वाले हैं, है ना? सिवान में पैदाइश हुई, घर का माहौल कैसा था? कुछ बचपन के बारे में बताएंगे? तो सिवान में दुरौंदा थाना में एक गांव है, कोल्हुआ, एक छोटा सा गांव है। और हमारा जो बचपन गुजरा उसमें उस समय वहाँ बिजली नहीं थी, इलेक्ट्रिसिटी नहीं था। और चूंकि ब्राह्मण परिवार, पढ़ाई लिखाई करने वाला परिवार, पिताजी गांव से बाहर निकले थे, कस्टम सेंट्रल एक्साइज में सुपरिटेंडेंट थे। और उनकी जगह जगह पोस्टिंग होती थी, तो हम लोग पूरा परिवार उस जगह जगह पे जाते ट्रैवल करते थे। तो अलग अलग जगह पढ़ाइयाँ भी हुई हैं कई जगह। तो घर में चूंकि मैं सबसे छोटा था, 10 भाई बहनों में सबसे छोटा था, 10वां संतान में, 6 भाई 4 बहन, तो मैं 10वां था। तो अपने आप में एक निफिक्र जो बचपन है कि किसी तरह की कोई चिंता ना हो, कोई जिम्मेदारी ना हो, खेले कूदे मस्त हों। हाँ ये है कि दोस्तों से झगड़ा करके आए या मारपीट करके आए हैं। बचपन में तो घर में आके डरे हुए हैं कि मार न पड़े, क्योंकि हमसे ऊपर जितने लोग थे, जो भी आता था एक दे देता था, जो भी आता था एक दे देता था। तो वो चक्कर था। तो उस तरह से सारी चीज़ें थी, एक अलग संस्कार था। पढ़ाई में बहुत कमाल नहीं था मैं, लेकिन हाँ इतना था कि मैं जो पढ़ता था वो मुझे याद हो जाता था, और जो पढ़ के जाता था मैं पास मार्क्स के लिए, और पता चला कि वही सारी चीजें आ गई हैं एग्जाम में, परीक्षा में। और मैं सब लिख के आ जाता था, तो पास मार्क्स की जगह फर्स्ट क्लास आ जाता था। तो ये बड़ा ही एक, मेरे परिवार ही अचंभित हो जाते थे, परिवार वाले, बाकी दोस्तों को, बाकी लोगों को छोड़िए कि इसको कैसे फर्स्ट क्लास आ गया। तो ये भी सारी चीजें हुई है मेरे साथ। घर में सबसे छोटे थे तो कुटाई ज्यादा होती थी या बच जाते थे कि छोटे हो तो लाड़ थोड़ा ज्यादा हो गया, कुटाई कम हो रही है? नहीं, लाड़ तो देखिए, अब चूंकि बचपन में कोई भी किसी बच्चे को देखिए तो उसकी मासूमियत, उसमें एक आकर्षण होता है, उसको उसका चुलबुलाहट,
उसकी गतिशीलता, उसकी चंचलता, उसका एक अलग आकर्षण है। तो कोई भी प्यार तो करता है, दुलार तो करता है, लाड़ तो देता है, और वो तो है। लेकिन हाँ, ये है कि गलती करने पर बख्शा नहीं जाता था मैं। हाँ, थप्पड़ लग जाता था। कुछ बदमाशी याद है आपको? क्या क्या बदमाशियां तो ये थी कि जब जैसे कि अब खेलने गए, पता चला सनसेट के बाद लौटे हैं, जब एकदम छोटे थे, तो एक डर होता था, लेकिन आके तुरंत हाथ पैर धो के पढ़ने बैठ जाते थे, किसी को पता न चले। लेकिन पता चलता था कि ये सनसेट के बाद आया है, ये सप्पू लेट आया। हाँ, सप्पू लेट आई हा, बड़ा देर कइला खाई, किरण डुबला के बाद आई हा। किरण डुबला मतलब सनसेट के बाद, सूरज डूबने के बाद, सूर्यास्त के बाद आया है, ये अंधेरे होने के बाद। तो मतलब ये तो उस तरह से चीजें थी। जब थोड़ा और बड़े जब हुए, तो हम लोग परिवार के साथ ही फिल्म देखने जाते थे, कि परिवार के साथ कि हरि दर्शन फिल्म देखते जा रहे हैं, या संपूर्ण रामायण देखने जा रहे हैं, या बलराज साहनी की फिल्म आई थी, राकेश रोशन जी भी थे उसमें, घर घर की कहानी देखने जा रहे हैं। तो परिवार के साथ फिल्म देखने जाते थे। 9वीं क्लास में, 10वीं क्लास जब आ गए, तो फिल्म देखने का एक चस्का शुरू हुआ, और एक अच्छा खासा चस्का शुरू हुआ। तब हम फिल्म देखने जाने लगे दोस्तों के साथ, छुप के, घर को बिना बताए। और क्या टिकट होता था उस वक्त फिल्मों का? उस समय टिकट होता था 40 नया पैसा, 60 नया पैसा, फिर 80 नया हो गया, और जो मिनिमम मुझे याद है वो 40 नया पैसा दुर्गा टॉकीज में, लक्ष्मी टॉकीज में, ज्योति सिनेमा में ये था। फिर 60 नया पैसा हुआ। फिर उसके बाद छपरा, ये छपरा की बात बता रहा हूँ। उसके बाद नया टॉकीज, पंकज टॉकीज खुला, तो पता चला कि इसने 80 पैसा रखा है टिकट। फर्स्ट क्लास का 2 रुपये 55 पैसे रखा है। तो पता चला कि फर्स्ट क्लास का 2 रुपये 55 पैसे, तब तक कॉलेज में आ गए। 2 रुपये 55 पैसे का स्टूडेंट कंसेशन, कई हंगामा हुआ, स्टूडेंट कंसेशन फिल्म में मिलना चाहिए, विद्यार्थी इतना पैसा कहाँ से लाएगा? सही बात। तो भाई विद्यार्थी इतना पैसा नहीं लाएगा, तो 1 रुपये 70 पैसे का स्टूडेंट कंसेशन में रियर स्टॉल भी फर्स्ट क्लास का मिलता था, और वो हम लोग आई कार्ड दिखा के और 1 रुपये 70 पैसे का लेते थे। उसमें भी बहुत कम सीटें थी, तो जो पहले जाता था, जिसको मिल गया वो मिल गया, उस तरह से चीजें थी। और नहीं तो फ्रंट रो का तो वो तय था कि वो मिल जाएगा 1 रुपये 20 पैसे में। तो इस तरह की चीजें होती थी। हाँ, ये था कि फिल्म देखने के बाद जब घर पे आते थे और पता चलता था, तो बहुत पिटाई होती थी। तो कई बार ये होता था कि जैसे कि हम फिल्म देखने गए और फिल्म देख के बाहर निकले, और मालूम है कि मतलब पिटाई होगी, ये बहुत फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो गया फिल्म देखने का। तो पता चला कि सिनेमा हॉल से घर तक आने में रास्ते में जितने देवी देवता हैं, सबको गोहराते हुए आ रहे हैं, हे भोलेनाथ, हे बजरंग, हे राम जी, हे सीता मैया, हे दुर्गा जी, हे काली जी, सबको गोहराते हुए आ रहे हैं कि बस इस बार बचा लीजिएगा, बचा लीजिएगा। डायरेक्ट टॉक चल रहा है, बातचीत हो रही है भगवान से, और चल रहे हैं, सड़क पे चल रहे हैं, घर जा रहे हैं फिल्म देख के, कि देखिए ना कितना कमाल फिल्म था ये, और अमिताभवा का फिल्म था ये। अमिताभवा का हम कितने बड़े फैन हैं। अमिताभवा मतलब अमिताभ बच्चन। तो भोजपुरी में मतलब अमिताभवा, शत्रुघ्ना, धर्मेंद्रा, इस तरह से बात करते हैं। तो उस तरह से होता था। और घर पे आते थे, पता चला कि घर, अरे कोई है ही नहीं, बाहर बरामदे में कोई है ही नहीं, तो घर में अंदर घुस गए कि आज बच गए, आज बच गए। और हाथ पांव धो धा के एकदम पढ़ाई करने बैठ गए, सब बढ़िया। अब जल्दी पढ़ने भी बैठ जाओ तो डाउट होता था कि क्या बात है, आज जल्दी पढ़ने बैठा है, जरूर कुछ गड़बड़ है, ये भी होता था। और पता चला कि आज निकल गया तो लगा कि बच गया। दूसरा दिन निकल गया तो कंफर्म हो गया। तीसरा दिन निकला था तो थप्पा लग गया कि अब पता नहीं है। तब तक रात को बड़े भाई साहब लौट रहे हैं घूम घाम के, तो उनके किसी मित्र ने मुझे उस दिन देखा था, मैं देख लिया था, वो भी आए थे फिल्म देखने। वो कह रहे हैं कि तुम्हारा भैया बहुत फिल्म देख रहा है आजकल। तो कौन भैया? छोटका। कौन छोटका? अरे सप्पू। सप्पू, हाँ अच्छा। तब तक बड़े भाई साहब आए, सप्पू, ओहो, अब तो मतलब आवाज लगी है, मतलब अब समझ गया कि अब कुछ कांड हो गया। पता चला उधर से आने के बाद तो बस अब
अब अब उस 4 बहाने दिन का- बाकी लोग भी आ गए हाँ। और सब अपना अपना हाथ साफ कर रहे, ढपाक ढपाक चल रहा है वो। हाँ, तो इस तरह की चीजें होती थी, लेकिन फिल्म देखना हमने छोड़ा नहीं। फिल्म हम देख चुके। अमिताभ बच्चन का एक भूत सवार था, एकदम पूरा मतलब बच्चनमय हो गए थे। डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन को पढ़ते हुए और अमिताभ बच्चन को देखते हुए हम बड़े हुए हैं। खेल चुका मैं मिट्टी के घर से, खेल चुका मैं सिंधु लहर से, नभ के सूनेपन से खेला खेला झंझा के झंझट से। तुम में आग नहीं है, फिर क्या संग तुम्हारे खेलूं, कैसे भेंट तुम्हारी ले लूं। अब डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन को पढ़ के मधुशाला जाने को घर से निकला है पीने वाला, राह पकड़ कर एक चला चल आ जाएगा मधुशाला। तो वो जो थी, और फिर दोस्तों में बातें होती थी, हाला प्याला मधुशाला। मधुशाला मतलब संसार, और प्याला मतलब ये जीवन, ये शरीर, और हाला मतलब आत्मा। तो इस तरह की व्याख्या करते थे हमारे शिक्षक, और हम सब दोस्त जितने साहित्यिक थे वो सब इस तरह की बातें करते थे। और अलग अलग तरह, तो डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी को पढ़ते हुए और उसके बाद श्रीमान अमिताभ बच्चन को देखते हुए उनकी फिल्में लग रही हैं, तो वो पूरा बचपन में पूरा बड़े हुए। तो एक अलग हैंगओवर, एक अलग छाप था एक। और ये था कि मतलब बाल वैसे ही कटवा के रखना, 36 का बॉटम, बेल बॉटम पहनना, वैसा ही। मुझे याद है नटवरलाल में रेड शर्ट पहना था, तो हम लोगों ने रेड शर्ट सिलवा ली थी, ब्लैक पैंट रेड शर्ट। तो पता चला कि सबके घर में तो सिलवाया नहीं जाएगा, तो पता चला कि मोहल्ले में एक ही रेड शर्ट और एक पैंट दोस्तों ने सिलवाया हुआ है, तो वही शेयर कर रहे हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट सबका बॉडी का स्ट्रक्चर एक ही था, सब यंग थे। तो वो उस तरह से चीज़ें होती थी। कस्मे वादे में चेक का कोट पहना हुआ है, तो मेरा एक दोस्त था, उसने चेक का कोट सिलवा लिया। अब उसका चेक का कोट हम लोग सब पहन रहे हैं, और पहन के अपने आप को बच्चन साहब समझ रहे हैं, अमिताभ बच्चन, वो स्टाइल। तो उस तरह का, उसी तरह का हाई हील शू, बूट पहनते थे, एकदम शू था। और मतलब, और वो मोहरी जो था, नीचे का बॉटम जो था पैंट का, बेल बॉटम का, वो बढ़ता चला जाता था। वो 36 से 40 हो गया, पता ही नहीं चला। इतना इतना मतलब बेल बॉटम का ये होता था। तो वो एक जमाना था, बाल का स्टाइल वैसे ही, मतलब, और वो हैंगओवर था वो पूरा। तो उनका बहुत बड़ा छाप है। मतलब मेरी पीढ़ी, मेरे आगे की पीढ़ी और मेरे पीछे की पीढ़ी, ये 3 जनरेशन के लिए तो मैं कंफर्म हूं कि इनमें से जितने लोग फिल्म इंडस्ट्री में आए हैं वो प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित, मिस्टर बच्चन साहब से, अमिताभ बच्चन जी से प्रभावित रहे हैं। अगर कोई कहता है कि नहीं 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 मुझ पे प्रभाव नहीं था, तो वो झूठ बोल रहा है। आपकी और अमिताभ बच्चन साहब की पहली मुलाकात कब हुई थी? हमारी और बच्चन साहब की पहली मुलाकात हुई थी जब अभिषेक बच्चन जी एक फिल्म कर रहे थे। अभिषेक बच्चन की फिल्म थी मुंबई से आया मेरा दोस्त, जैसलमेर में हम लोग, और वो पहला उनका लॉन्गेस्ट शेड्यूल था जीवन का, जिसमें कि न्यू ईयर भी आ गया था। तो न्यू ईयर मनाने ये लोग आए थे, बच्चन साहब सब परिवार आए थे, जया जी आई थी, अच्छा, अमर सिंह जी थे, ये लोग थे। तो वहाँ मेरी मुलाकात हुई, और वहाँ हमने, क्योंकि वहाँ हर रोज शूटिंग के बाद हम लोग रिक्रिएशन रूम में इकट्ठे होके पोइट्री करते थे, ये करते थे। तो उसमें मैं पोइट्रियाँ सुनाता था, अलग अलग, दिनकर जी का, निराला जी का, बच्चन जी का, उनकी कविताएं सुनाता था मैं। अभिषेक ने बताया बच्चन जी को कि ये ऐसे ऐसे, तो मैंने वहाँ कविताएं सुनाई उनको वहाँ। तो वो सब बताया कि बचपन में कैसे उनका प्रभाव था आप पे। मैंने बिल्कुल बताया। मैंने कहा कि मतलब बिल्कुल आपकी फिल्म देखते हुए और डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी को पढ़ते हुए बड़े हुए, हमने बताया उनको। क्या रिएक्शन था? बिल्कुल रिएक्शन क्या, देखिए जो बड़ा है ना, कुछ तो कारण है कि वो बड़ा है। हर बात पे रिएक्शन नहीं आता है, और हर बात पे रिएक्शन देना भी नहीं चाहिए। अगर ये बात मैं कह रहा हूं तो ये तो एक बात को सुनने के बाद उसकी अनुभूति उनके लिए काफी है।
तो ये अपने आप में बड़ा ही एक, मतलब उनसे जो मुलाकात मेरी हुई, एक साहित्यिक मुलाकात हुई। जब 2004 में लखनऊ सहारा सिटी में डॉक्टर हरवंश राव बच्चन जी का बर्थडे मनाया जा रहा था, तो मुझे आमंत्रित किया था बच्चन साहब ने वहाँ पोइट्री रिसाइट करने के लिए। तो मैं गया था और मैंने पोइट्री रिसाइट की थी, चेतावनी की थी मैंने कि भारत की ये परंपरा है, जब नारी के केश खींचे जाते हैं, धर्मराज का सिंहासन डोला करता है, क्रुद्ध भीम के बाहु फड़कते, वज्रघोष मणिपुष्पक और सुघोष करती, गांडीव की प्रतंचा तड़पा करती है। कहने का तात्पर्य एक महाभारत होता है। यदि कभी थोथी ममता दुर्बलता किम कर्तव्य मूर्ता व्यापा करती, कृष्ण भगवान स्वयं प्रकट हो आज संदिग्ध और स्वतः सिद्ध वाणी में कहते, उत्तिष्ठ युद्धस्व भारत, युद्ध के लिए उठो। पूरी कविता, लंबी कविता, पूरा भारत का एक बखान करते हैं, वर्णन करते हैं। तो इस तरह की कविता, तो वो हमने वहाँ पाठ किया था। तो मेरी जो मुलाकात आदरणीय अमिताभ बच्चन जी से हुई, बहुत ही साहित्यिक मुलाकात हुई है। हालांकि मैंने उनके साथ जब फिल्म की एक अजनबी, तो वो तो एक्शन फिल्म थी, एक्शन, तो वो भी एक अपने आप में एक अलग अनुभव रहा। एक वो वक्त जब बच्चनवा की पिक्चर देख के आने की वजह से घर पे पिटाई हो रही है जी, और एक वो वक्त जब आप उनके साथ मौजूद हैं, घर वालों को जब ये सब बताते थे, घर पे क्या होता था, या आसपास के लोग, जो सप्पू जब एक्टिंग में जाना चाह रहा था, जब पिता की तकिया से वो बोल के आता था कि एक्टर बनना है, या पंखे से बोल के आता था एक्टर बनना है, और तब वो जो आते थे, देखो बच्चा क्या करना चाह रहा है, वो सब लोग कैसे बदल गए? नहीं, देखिए क्या होता है कि हर माता पिता और घर में जो भी बड़े हैं, वो अपनी संतान के लिए या अपने छोटों के लिए, उनके भविष्य के लेके फिक्रमंद रहते हैं, चिंतित रहते हैं कि ये बिगड़े नहीं, ये पढ़े, ये अच्छा इंसान बने, व्यवहार कुशल बने, लोक लाज रखे, परिवार का नाम आगे बढ़ाए, कुल का प्रतिष्ठा जो है वो हमेशा बरकरार रखे, ये वैसी संतान हो। तो ये इस कारण पिटाई का मतलब कि दुश्मनी थोड़ी है, वो तो माँ के और पिता की जो डांट है, अपने बड़ों की जो डांट है, या उनका जो थप्पड़ है, वही तो संस्कार है, वही तो संस्कार भरता है। आजकल बच्चे कहते हैं हम तो पिताजी तो हमारे फ्रेंड हैं, या कितने पिताओं को सुनता हूं कि हमारे बच्चे तो हमारे फ्रेंड हैं, हम तो फ्रेंड हैं। पिता और संतान फ्रेंड नहीं हो सकते। काय का फ्रेंड भाई? वो एक जो संस्कार है, जो एक व्यवहार है, जो एक सख्ती भी जो है, वो जरूरी है, वो आवश्यक है। एक जो डांट है, उस डांट का जो प्रभाव है वो आवश्यक है। एक आंख जो है, और आंख का डर और आंख का शर्म, इस दोनों में फर्क है कि आंख दिखाया वो और आंख झुक गई वो, इसमें फर्क है। वो एक जो संबंध है पिता और पुत्र का, पिता और पुत्री का, वो बहुत ही आवश्यक है, वो रहना चाहिए। जब सप्पू ने अपने पिता को बताया एक्टर बनना है, उनकी क्या प्रतिक्रिया थी, और कैसे फिर वो बतौर एक्टर गाड़ी आगे बढ़ने लगी? देखिए, मैं तो रंगमंच कर रहा था, और मेरा रंगमंच जो है वो गांव से ही शुरू हो गया था। क्योंकि मैं 8वीं या 9वीं में था, 8वीं 9वीं में, तो मैंने बचपन में ही एक रोल कर दिया था। बाल विवाह पे एक नाटक था, जहाँ से शुरुआत हुई थी मेरी गांव के नाटक की, गौना के रात, भोजपुरी नाटक। और उसके बाद छपरा में मैं नाटक करता था एमेच्योर ड्रामेटिक एसोसिएशन के साथ, जो देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनके बड़े भाई महेंद्र बाबू, उन्होंने स्थापित की थी। एमेच्योर ड्रामेटिक एसोसिएशन के साथ मैं जुड़ गया। उसमें मतलब शहर के सारे जितने बुद्धिजीवी थे, प्रोफेसर्स थे, टीचर्स थे, लोक गायक थे, नर्तक थे, संगीतकार थे, एडवोकेट्स थे, एजुकेशन ऑफिसर्स थे, और विद्यार्थी थे। ये सब मिल के हम लोग नाटक करते थे। तो वहाँ भी हम नाटक करते थे।
जब जब फर्स्ट क्लास आ गया रिजल्ट, अब मेरी माता जी चाहती थी मैं इंजीनियर बनूं। क्योंकि बिहार में हमारे यहाँ जो पूर्वी उत्तर प्रदेश है और बिहार है, यहाँ का एक रिवाज है, एक परंपरा है कि एक बेटा कलेक्टर हो, एक एसपी हो, आईएएस या आईपीएस, या फिर डॉक्टर और इंजीनियर। और आपने तो वो चुना जिसमें सब बन सकते हो। तो मुझे इंजीनियर बनना था। और इंजीनियर बनने के बाद क्या हुआ, मैंने तैयारी भी की, कोचिंग किया, सब किया, और मेरी इंजीनियरिंग में हुई नहीं। और ये जब इंजीनियरिंग में नहीं हुआ तो उस चक्कर में मैं फिजिक्स ऑनर्स कर गया। अब मैं एमएससी में जाने वाला था। अब मैंने कहा कि अगर मैं एमएससी कर लिया तो फंस जाओगे फिर। और मेरा ये था कि अब मुझे एक्टर बनना है, ये मेरे दिमाग में आ गया था कि एक्टर बनना है। और लेकिन अब बिल्ली के गले में बिल्ली के गर्दन में घंटी कौन बांधे? तो वो चक्कर हो गया कि भाई घर में अब कैसे बोला जाए, इतनी हिम्मत नहीं थी, इतना नहीं था, और वो वातावरण भी नहीं था। रंगमंच को, नाटक हो या सिनेमा हो, अच्छा नहीं मानते गाँव में, छोटे शहरों में। अब तो माता पिता अपने बच्चों को तैयार करते हैं कि इंडियन आइडल में जाएगा, सारेगामापा में जाएगा, ये अलग अलग जो भी ये है। लेकिन उस ज़माने में बहुत गड़बड़ था। तो मैं चाहता था कि मेरा कुछ कैसे करूं। तो हम लोग पिताजी को डायरेक्ट कोई बात नहीं कहते थे, वाया माँ, जो भी है माँ को कहते थे। माँ से पिताजी तक पहुंचती थी बात और वो काम हो जाता था। तो मैं माँ को कहता था कि माई रे एक्टर बनेगा, मतलब एक्टर बनना है। तो माँ कहती थी कि चलो हटा, इंजीनियर बनना ना, एक्टर बनवा, मतलब चलो हटो, इंजीनियर बने नहीं, तुम एक्टर बनोगे। इस तरह से चलता था मेरा। हमेशा देखता था माँ अकेले है, मैं झट से जाके अपनी बात कहने के लिए। अब मैं माँ के पास गया, कुछ बात कर रहा हूँ तो मेरे ऊपर मेरे जासूस हैं, वो सब खड़े हैं, भाई बहन। हाँ, वो तो कि माँ को माई फुसलाओ था, मैंने माँ तुमको फुसला रहा है। इसकी बात में उन्होंने कहा भैया, मेरे बड़े भाई साहब को आवाज, भैया माई को फुसलाओ था, देखो क्या कहता, मतलब क्या कह रहा है। तो माँ वही कहती थी कि इंजीनियर बने नहीं, अब डॉक्टर, अब एक्टर बनोगे। क्या होता है एक्टर? मैंने कहा एक्टर, मैं अगर एक्टर बन गया तो डॉक्टर भी बन जाऊंगा, इंजीनियर भी बन जाऊंगा, वकील भी बन जाऊंगा, कलेक्टर, एसपी, मिनिस्टर, सब बन जाऊंगा। हाय बाबुआ, अम्मा बोल रही है, ऐसा कौन नौकरी बाबू, मैंने ऐसी कौन सी नौकरी है? क्योंकि माता पिता को ये होता है कि नौकरी मिल जाए बच्चे। करेक्ट। मैंने कहा बानू एक्टर, अच्छा मैं सब बन जाए बा, कितना पैसा मिली? मतलब कितना पैसा मिले? तुम सब बन जाओगे। मैंने कहा पैसा भी मिलेगा। हाँ। अभी मैं समझाता था, लेकिन वो काम बनता नहीं था मेरा। तो मैं पिताजी के कमरे में जाता था, कोई नहीं हो, इधर उधर देख के धीरे से वहां तकिया को बोलता था, तकिया को बड़े प्यार से उसको सहलाता था। बाबूजी जेहिंग आई है नो, और सिरहाना आएंगे रखी है नो, मतलब पिताजी जैसे आएंगे और सिरहाना सर रखेंगे, वैसे ही कान में बोल देना कि सबको को एक्टर बनना है। अब ये सब मेरा एक संघर्ष चल रहा था। पंखे को बोल देता था, पंखे को उसको भी बोलता था बाबूजी को बोल दो कि सबको एक्टर बनना है। तो ये सब भोजपुरी में चल रहा है। तो ये चलता रहा। फाइनली जब पिताजी को बात पता चली तो बात बड़ा आसान हो गया। मैंने आसान ये हो गया कि पिताजी ने कहा कि अच्छा, तो मैंने कब रोका है किसी को? मैंने किसी भी बच्चे को कभी नहीं रोका, जिसको जो करना है करे, अगर कर सकता है, उसको लगता है तो करे। अरे बाप रे, मेरा तो पैर ही जमीन पे नहीं, मैं तो एकदम उड़ने लगा कि बाबूजी बोल दिए हैं, अब तो बस काम बन गया। तो इस तरह से परमिशन मिला और शुरू हो गई गाड़ी। मम्मी ने एक बात बोली थी कि कितना पैसा मिलेगा। हाँ। तो उड़ान जो पहला शो मिला, उसके लिए कितना पैसा मिला था? उन दिनों उड़ान के साथ ही हम डिस्कवरी ऑफ इंडिया श्याम बेनेगल की, उसके भी 5-6 पीरियड में अलग अलग रोल्स किए थे हमने। और कबीर अनिल चौधरी की भी की थी, उड़ान तो कविता चौधरी की थी। तो ये सब में मतलब वही हमारा
300 से 500 रुपए पर एपिसोड मिलता था। हाँ, 300 से 500 रुपए, और 300 और 500 रुपए बहुत होते थे उस जमाने में। मैंने, आप यकीन नहीं कीजिएगा। पहली जो, अगर मैं इसको सैलरी बोलूं, हाँ, तो पहली सैलरी खर्च कैसे की थी? नहीं, पहली सैलरी तो हमारा 10 रुपया था। क्योंकि हम इप्टा में जो नाटक करते थे, तो नाटक में हमें इप्टा का पर शो 10 रुपया मिलता था। हाँ, ये वाली फिल्मों वाली सैलरी या टीवी शोज वाली? टेलीविजन, पहले हम टेलीविजन किए जी। तो उसमें हमारा जो सैलरी था, हमने सबसे पहले जीन्स पैंट खरीदा, क्योंकि हमारे पास जीन्स नहीं था। तो चूंकि हम बिहार से आए हुए थे, तो हमारे पास ऐसे ही ट्राउजर था, हम पहनने की वही आदत थी। फुल पैंट बोलते थे हम लोग, फुल पैंट पहने भाव, तो टेरिकॉट फुल पैंट। तो वो तो जीन्स हमने खरीदी, और मेरा ख्याल है 2-3 दिन हमने उतारा ही नहीं था। हम पहने हुए थे, और अपनी कमाई का पहना हुआ था। मतलब अलग सुख अभी देता तक तो है। पिताजी का चल रहा था ना, पिताजी की कमाई से वही उन्हीं का चल रहा था। लेकिन पहली बार कुछ ऐसा लगा कि अरे यार, ये क्या पहन लिया हूं मैं। अच्छा, करवट कैसे लूं? वो पहन के सो भी रहे हैं चल रहा है। तो वो एक अलग अनुभव होता है, अलग। हालांकि उस समय वो पैसा जब आया था, तो उस समय मेरी माता जी यहाँ नहीं थी, ये तो पहले मैं उन्हीं को देता, और मैं बम्बई में था। लेकिन हाँ, ये था कि उन पैसों को, 300 मिले, 500 मिले, उन पैसों को हम ऐसे खर्च करते थे जैसे कि गिन गिन के। और जैसे कि मेरा कोई दोस्त है, वो भी स्ट्रगल कर रहा है, थिएटर का है, उसके चेहरे से दिख रहा है कि शायद खाना नहीं खाया होगा, और बस स्टॉप पे आप खड़े, वो भी आके खड़ा हुआ। हमने देखा, क्या हाल है भाई, क्या हाल चाल है, सब ठीक है? हाँ यार ठीक है यार, क्या चल रहा है? अरे यार कुछ नहीं यार। तो वो बातचीत से लग रहा, हमने पूछा नहीं, हम पूछते नहीं थे, ना ही हमसे भी किसी दोस्त ने पूछा। ऐसे ही हमने निकाला 2 रुपए, और निकाल के कहा कि यार ये रख ले यार, ये रख ले। बहुत कम ऐसा होता है, और बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो इस तरह से लोगों की मदद करते हैं कि मेरे पास अगर 4 रुपए हैं तो 2 उसको दे दिए। लगभग आपने आधी कमाई उसको दे दी जो उस समय जेब में है। आपकी कभी किसी ने ऐसे मदद की? मैं बोल रहा हूँ ना, मेरे भी दोस्त मुझसे भी पूछे, और मुझसे भी दो क्या, मेरे तो कई दोस्त तो मुझे 5 रुपये दे दिए कि यार अखिल रख ना यार, मेरे पास 10 है, तू 5 रख ले। क्योंकि उस समय बस का जो BST बस का जो किराया था, वो 40 नया पैसा था, सांता क्रूज स्टेशन से जुहू चर्च तक। जुहू चर्च मतलब पृथ्वी थिएटर। पृथ्वी थिएटर हम लोग का अड्डा होता था, ठीक है। सांता क्रूज से, इसलिए सांता क्रूज में हमारी रिहर्सल होती थी इप्टा की, साधना स्कूल में, तो वहीं पे हमारी रिहर्सल होती थी, और सालों चलता रहा हम लोगों का। तो वो वहाँ से रिहर्सल खत्म करके हम लोग पृथ्वी थिएटर आते थे। उस समय जो घटना घटी थी वो ये था कि आते के साथ ही मैं एक नाटक कर रहा था, राक्षस। MS सत्यू जो हमारे थिएटर के गुरु हैं, उन्होंने वो नाटक वो कर रहे थे, और उसमें मुझे एक छोटा सा रोल मिला था फर्स्ट एक्ट में, हॉकर का, और सेकंड एक्ट में फिर मुझे एक छोटा सा राइटर का रोल मिला था, जिसमें एक डायलॉग था क्लाइमेक्स में। उसमें मेरा एक डायलॉग था जहां मैं हीरो को बोलता हूँ, हीरो का नाम अर्जुन है, हाँ अर्जुन, खुशी मनुष्य को जीतने का सबसे बड़ा साधन है। तो जब भी मैं ये डायलॉग बोलूं, उसके बाद मेरे एक सीनियर था, अभी भी हैं, तो वो हमेशा कहते थे, अरे अखिल कैसा डायलॉग बोलता है यार, कैसी आवाज है तुम्हारी, आवाज बहुत गंदी है, अजीब आवाज है यार। तो क्या है, मतलब अच्छी आवाज नहीं है। तो मैं बहुत ये होता था कि मेरी आवाज को लेके अब मैं बड़ा हतोत्साह हो जाता था। वो हर बार बोल देते थे, और मैं ये ढूंढता था कि मेरा सीन जब हो तो ये आदमी यहाँ रहे नहीं, वो बाहर कहीं उधर रहे, लेकिन वो आदमी बैठा हुआ है, वहीं पे है, तो ये हरदम बोले। तो मैं अपने दूसरे लोगों से पूछूं, दूसरे से, मेरी आवाज़ ठीक नहीं है, नहीं ठीक है, मैं डायलॉग अच्छा नहीं बोल रहा हूँ क्या? कहा कि नहीं अच्छा बोल रहे हो। तो मैंने एक संकल्प लिया कि मेरी आवाज़ ऐसी होगी कि दुनिया मुझे मेरी आवाज़ से जानेगी, न कि मेरे नाम से। और मैं, वो दिन था, मैं ऐसा शुरू हुआ कि हम लोग रिहर्सल के बाद पृथ्वी थिएटर आते थे, और हम हॉलीडे इन के पीछे चले जाते थे, जो आज नोवेटेल होटल है, वो हॉलीडे हुआ करता था, उसके पीछे जाके
हम समुद्र के किनारे खड़े होके मैं 1 घंटा वॉइस एक्सरसाइज करता था, कभी कभी वो 1.5 घंटा भी हो जाता था, पता चला रात के 12 बज चुके हैं। तो फॉरेनर्स या बाहर के डेलीगेट्स आफ्टर डिनर वहाँ वॉक करते हैं, तो खड़े होकर देखते भी थे कि क्या कर रहा है, देखते थे, और मैं अपना कर रहा हूँ समुद्र की तरफ फेसिंग करके। तो पूछते थे कि व्हाट आर यू डूइंग, तो मैं कहता आई एम डूइंग वॉइस एक्सरसाइज। वॉइस एक्सरसाइज, आर देयर वॉइस एक्सरसाइजेस, व्हाट डू यू डू? आई एम एन एक्टर, आई एम प्रिपेयरिंग माई सेल्फ। ओके ओके, गो अहेड, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। ऐसा होता था। और वो एक जो सिलसिला मेरा और वो जो रूटीन शुरू हुआ, वो मेरी चीजें आज तक मेरे साथ है। और ऊपर वाले ने मेरी शायद तैयारी देख ली या सुन ली, या शायद वही करवा रहे थे, और उन्होंने मेरे सामने एक, जो मैं छोटे छोटे अप्रेंटिस प्रोजेक्ट कर रहा था सीखने के लिए थिएटर के साथ साथ, कबीर हुआ, उड़ान हुआ, डिस्कवरी ऑफ इंडिया हुआ, केयर हुआ, एक बड़ा प्रोजेक्ट लाके मेगा सीरीज रख दिया चंद्रकांता। और उसमें मैंने अपने वॉइस को ऐसा प्रयोग किया कि वो जन जन तक पहुंचा। चंद्रकांता जो शो था, उसमें जो क्रूर सिंह था, वो गढ़ा कैसे गया? देखिए, चंद्रकांता हिंदी का पहला उपन्यास माना जाता है। उन दिनों मैं थिएटर में बहुत एक्टिव था, मेरे मतलब 6-6, 7-7 प्ले चल रहे थे उन दिनों। मतलब अगर इप्टा का फेस्टिवल लगा है और उसमें 8 प्ले हैं, तो पता चला 8 प्ले में मैं हूँ। तो ये एक वैसा, और ये पृथ्वी थिएटर पे होता था। मुझे मैसेज मिला कि निर्जा जी, हमारे एक मित्र सुदेश बेरी, उन्होंने ये मैसेज दिया कि निर्जा गुलेरी एक लेडी आई है, चंद्रकांता की कास्टिंग कर रही हैं, एक सीरीज बना रही है बहुत बड़ी, मुझे हीरो लेना चाहती थी, तो मुझे तो वंश फिल्म में ब्रेक मिल गया है, तो मैं तो नहीं कर पाऊंगा, लेकिन उन्होंने कहा कि अखिलेंद्र मिश्रा को जानते हैं, वो कहाँ मिलेंगे, उनको मैसेज दीजिए, मुझसे आके मिले, ये नंबर है, फ़ोन करें। और मैं नेक्स्ट डे फ़ोन किया, मैं गया मिलने के लिए। और मैं जब मिला तो उन्होंने कहा कि एक रोल है, विलन है, उसका नाम है क्रूर सिंह, और 12 एपिसोड का रोल है वो, उसके बाद वो मर जाता है। मैंने कहा हाँ करूँगा। तो उन्होंने कहा अच्छा, विलन क्यों कीजिएगा, हीरो क्यों नहीं कीजिएगा? मैंने कहा मैं तो एक्टर हूँ, जो दीजिएगा वो कर दूंगा, हीरो दे दीजिए, हीरो कर दूंगा। तो हंसने लगी, कहेंगे नहीं नहीं ठीक है, आप विलन कीजिए। तो जो रोल के साथ जो गेटअप तय हुआ था, वो एक प्रिंस का गेटअप था, बड़ी खूबसूरत हल्की सी मुस्टैच, अच्छा सा वीग, ऐसे वाला साइड लॉक टर्न वाला, और बहुत ग्लॉसी कपड़े, शेरवानी उसकी, मोतियों के माले, मैंने राजकुमार लगे, क्योंकि राजा के, उस राज्य के, विजयगढ़ के राजा जयसिंह के दीवान का बेटा। और वो चंद्रकांता जो राजकुमारी थी, जयसिंह की बेटी, उससे प्यार करता था, उसको पाना चाहता था, ये था उसका नट सेल में। और उसके लिए वो पूरा षड्यंत्र शूट चल रहा था। अब मैं बैठा हुआ था, निर्जा जी ज़्यादा बात नहीं करती थी, निर्जा गुलेरी जी। तो उन्होंने मुझसे पूछा, देखा उन्होंने मुझे, कहा कि इधर आइए। तो मैं गया, तो कहा कि क्या बात है, आप कुछ उदास लग रहे हैं। तो मैंने कहा नहीं नहीं मैं ठीक हूँ। कहा कि नहीं नहीं कोई बात है, बताइए बताइए। तो मैंने कहा कि मेरा नाम क्रूर सिंह है, लेकिन मैं क्रूर दिख नहीं रहा हूं। तो एकदम चौंक गया है, क्रूर दिख नहीं रहा मतलब? मैंने कहा क्रूर सिंह नाम है मेरा, और मैं तो बिल्कुल ही मासूम, सुंदर सा, सॉफ्ट सा दिख रहा हूं मैं, तो कैसा लगना चाहिए? मैंने कहा नाम का कुछ तो रिफ्लेक्शन हो। उस दिन के बाद पता चला शूटिंग बंद हो गई, और लोग बंद करके दिल्ली चले गए। तो मैं डर गया, मैंने कहा है ये क्या हुआ है, कहीं मुझे निकाल तो नहीं दिया? ये भाई ये तो कहना गड़बड़ हो गया, बड़े मुश्किल से एक रोल मिला था, ये क्या हो गया? ये बात है 1990 की, और उसके बाद सीधे वो 1992 में लौटे। 1992 में लौटे, 1992 में लौटे, और नवंबर में शूटिंग शुरू हुई। ठीक है, तो मुझे उन्होंने सितंबर अक्टूबर में बुलाया कि आइए गेटअप ट्रायल के लिए। तो गेटअप ट्रायल के लिए आइए। तो गेटअप ट्रायल के लिए जब मैं गया, तो पता चला मेरी ये मूंछें, ये आईब्रोज,
ये स्पाइकी हेयर स्टाइल, ये लेदर के कपड़े और उस पे कांटे कुल्फी जैसे निकले हुए, और मैं तैयार हुआ एकदम। और मैं तो अपने आप को नहीं पहचान रहा हूँ कि भाई कौन है। तैयार होकर उन्होंने बुलाया, मैं गया, दिखाया, देखा उन्होंने, कहा आप कैसे लग रहे हैं, कैसे लग रहे हैं? तो अच्छे लग रहे हैं आप, क्रूर सिंह लग रहे हैं ना। तो मैंने कहा क्रूर सिंह तो लग रहा हूँ, लेकिन मुझे पहचानेगा कौन? तो कहा चिंता मत कीजिए, आपको पूरी दुनिया पहचानेगी। ये शब्द थे उनके, ये शब्द से उनके। और उसके बाद जो 8 एपिसोड, अब जो प्रीवियस शूट हुआ था उस समय स्क्रैप कर दिया उन्होंने। अब शूटिंग फिर से शुरू हुई। हीरो कोई और था, वो बदल दिया गया, शाहबाज खान हीरो आ गया, शिखा स्वरूप वही रह गई। उस समय मिस इंडिया हुई थी 89 में मिस इंडिया हुई थी, उसको चंद्रकांता लिया था, वो ऐसे ही थी, हीरो बदल गया। उसके बाद तेज सिंह की जगह मुकेश खन्ना आ गए, जाबाज का कैरेक्टर क्रिएट हुआ। तेज सिंह का रोल अर्जुन कर रहे थे, वो हट गए। तो इस तरह से कास्टिंग में भी क्योंकि वक्त रुक गया था तो कास्ट बदल गया। हाँ, थोड़ा बहुत चेंजेज हुआ। क्रूर सिंह वही था अखिलेंद्र मिश्रा, और चंद्रकांता वही थी शिखा स्वरूप। बाकी कुछ हेरफेर हुआ। और उसके बाद शूट शुरू हुआ 92 नवंबर में। फिर 93 मार्च तक हम लोगों ने 8 एपिसोड शूट किया, जो नीरजा गुलेरी जी ने डायरेक्ट किया। और इस दौरान वो जो आपका तकिया कलाम यक, तो वो जो 8 एपिसोड जो बना, वो 4 एपिसोड था। वो इतना लेंदी एपिसोड, एक एपिसोड थे कि उसके 2 एपिसोड बन गए। वो 4 एपिसोड 8 हो गया। तो वो मैं जब स्क्रिप्ट मिला था तो मैं जो पढ़ रहा था, तो पढ़ते हुए मुझे, क्योंकि पढ़ते हुए जब एक्टर सीन पढ़ता है तो उस सीन को विजुअलाइज करता है। तो मैं भी विजुअलाइज कर रहा था कि मैं कैसे करूंगा, कैसे एंट्री लूंगा, क्योंकि हर एक्टर अपनी एंट्री स्टेज पे बनाता है और अपनी एग्जिट बनाता है, उस पर काम करता है। एक एक्टर अपनी एंट्री बनाता है और अपनी एग्जिट बनाता है, या फिर राइटर उसकी एंट्री लिखता है फिल्म में या स्टोरी में, क्या ऐसी पहली एंट्री होगी और ऐसी एग्जिट होगी। लेकिन एक्टर हर सीन में अपनी एंट्री एग्जिट बनाता है। तो मैं हर सीन में अपनी एंट्री एग्जिट बनाता था। तो मैं कैसे एंट्री लूंगा, कैसे, तो ये मैं पढ़ते पढ़ते एक आता था मेरे दिमाग में कि मैं ऐसे जाऊंगा, और मेरा कॉस्ट्यूम पता चल गया था। तो मैं ऐसे रोप अपना जो पीछे लटक रहा है फेंकूंगा, यक करते। तो वो बार बार जब पढ़ता था तो वो आता था उस साउंड। तो थोड़ा आगे मैं चला गया पढ़ते हुए कुछ पेजेस, तो पता चला कि हम तकिया कलाम ये नहीं, हम इसको नोट कर लें। अच्छा, हाँ, हम इसको नोट कर लें, और नोट करके और फिर तो हमने फिर से पढ़ना शुरू किया, नोट करना शुरू किया, कहाँ कहाँ आ रहा था ये। फिर मैं नीरजा जी के पास गया, शूटिंग जब शुरू हुई मेरी शूटिंग, तो मैंने उनसे कहा कि मैं कुछ कहना चाहता हूँ आपसे। कहा क्या? मैं एक तकिया कलाम रखना चाहता हूँ। तो उन्होंने पूछा कि तकिया कलाम क्या है? तकिया कलाम, मैंने कहा यक। कहा क्या? यक। कहा यक, आपको मालूम है यक का मतलब क्या होता है? मैंने कहा नहीं, ये आया है। मैंने कहा देखिए, मैं शायद बता नहीं पा रहा हूँ, मैं वहाँ सीन करके दिखाता हूँ, आप कहेंगी तो मैं रखूँगा, नहीं तो मैं नहीं रखूँगा। मैंने सीन किया, और जब सीन किया तो वो हंसने लगी वो, और उन्होंने क्या रखी है, और फिर मैंने उसको रखा, और उसको मैंने हर रस में प्रयोग किया। हर रस में, कि मतलब कैसे वो श्रृंगार में आएगा, कैसे रौद्र में आएगा, कैसे वीर में आएगा, कैसे हास्य में आएगा, कैसे भय में आएगा, कैसे विभत्स में आएगा। तो वो कैसे कैसे, तो वो उसको हमने पूरा प्रयोग किया, और वो प्रयोग सफल हुआ, वो दर्शकों को बहुत पसंद आया। और चूंकि बच्चों को चूंकि वो यक बोलता था ना, तो बच्चों को वो यक्कू पता चलता था, तो बच्चों ने उसको यक्कू बना दिया। जी। 1995 में फिल्म रिलीज हुई थी वीर गति। सलमान खान के ऑपोजिट बतौर मेन विलन इक्का सिंह। हाँ, मैं कमर्शियल सिनेमा में मेन विलन इंट्रोड्यूस हुआ था। करेक्ट। और के सिंह जी की फिल्म थी। के सिंह जी बहुत बड़े राइटर थे उस समय, क्रांतिवीर, तिरंगा, त्रिदेव,
उन्होंने राम तेरी गंगा मैली प्रेम रोग की डायलॉग लिखे थे। हम्म। वो राज कपूर साहब के असिस्टेंट भी थे। तो वो पहली बार डायरेक्ट कर रहे थे, तो उन्होंने मुझे मेन विलन लॉन्च किया था सलमान खान के साथ। और वो इक्का सेठ, तो वो एक अलग अनुभव था। और चंद्रकांता के साथ ही मैंने उसको शूट किया था 95 में, और 95 में वो फिल्म रिलीज हुई थी। सलमान खान ने शायद पहली बार उस फिल्म के लिए शर्टलेस प्रॉपर फिजिक एंड ऑल वाला सीन बिल्कुल लिया था। बिल्कुल 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 और पहली वो बार क्लाइमेक्स में जो फाइट सीन था, बिल्कुल बिल्कुल कितना मतलब सलमान खान जब तक द सलमान खान वाले जोन में आ चुके थे, क्योंकि फिल्म वगैरह हिट हो चुकी थी पुरानी, और वो कुछ शूटिंग में कैसा होता था कि ये, क्योंकि आखिरी में फाइट है कि ऐसा टच ना हो जाए एक्टर को, या दूर दूर से रखना है, या फ्री हैंड था। कमर्शियल सिनेमा में आप बतौर मेन विलन आए थे, कितना अलग था? नहीं अलग कुछ नहीं था। वो बिल्कुल फाइट डायरेक्टर एक्शन का एक कंपोजिशन सेट करता है, वो बजाता हो कंपोज करता है, फाइट को कंपोज करते हैं वो लोग, कि मतलब कितने कहाँ क्या मारा जाएगा तो क्या रिएक्शन आएगा। तो वो एक कंपोजिशन होता है, और उसमें बजाता वो उसमें लग भी गया अगर आपको, और टेक चल रहा है, तो एक्टर रुकता नहीं है। वो शॉर्ट कट होने के बाद वो फिर रियलाइज था कि यार यहाँ लग गया था, या यहाँ मैंने टच कर दिया था, या तो उस तरह से चीजें वो हर फिल्म में जितने फाइट डायरेक्टर। अब नया एक ढंग आया है कि एक ब्लो मारो तो फाइटर उड़ता है, तो वो वायर से खींचते हैं, उड़ाते हैं, तो वो वायर खींचता है, बाद में वो वायर मिटा देते हैं। वो लगता है कि वो जो आर्टिस्ट है वो उड़ रहा है, या वो फाइटर है वो उड़ रहा है, या वो विलन है वो नहीं। तो वो पहले तो हैंड टू हैंड फाइट, जमीन की फाइट होती थी, और वो बजाता और वो लगता भी था कि हाँ, अदरवाइज उस तरह से। तो वो एक कॉम्पोजिशन होता था, उसको रिहर्स करते थे और टेक देते थे, फिर रिहर्स करते थे, टेक देते थे, उस तरह से चीजें होती। फिल्म में सलमान का जो रोल था काफी इंटेंस था, पूरी फिल्म में बहुत सीरियस दिखे हैं। तो रोल में जाने के लिए वो ऑफ स्क्रीन भी वैसे ही रहते थे, या ऑफ स्क्रीन हंसी मजाक होता था शूटिंग के दौरान? नहीं, वो तो देखिए, अब वो रोल में जाने के लिए वो क्या करते थे कि वो ये एक्टर टू एक्टर वेरी करता है, कि हर एक्टर का अपना प्रोसेस है कि मैं कैसे रोल में, और कौन एक्टर कितना प्रिपेयर्ड है एज एन एक्टर पहले से, उसकी ट्रेनिंग किस लेवल की है, वो किस तरह का है, किस तरह से कैरी करता है अपने कैरेक्टर्स को, कि कैरेक्टराइजेशन कर चुका है, अब सिर्फ स्विच ऑन स्विच ऑफ कर रहा है ऑन फ्लोर आके। वो तो वो एक होता है कि उस जोन में अनटिल अनलेस उस तरह का सीन ना हो, उस तरह के जोन में जाने की आवश्यकता नहीं। जैसे वीर गति में एक सीन है जहाँ की एक जो कि मेरा जो कैरेक्टर है इक्का सेठ, वो हीरो से बहुत प्यार करता है, वो चाहता है ये मेरे अंडर आ जाए, टीम में है। वो अंडर आता नहीं है, वो चाहता है अंडर आ जाए, बस यही इसका एक ही है। तो उसको बहुत चाहता है वो, लेकिन वो आता नहीं है, तो बहुत उसके लिए गमगीन है। तो एक सीन है जहाँ मतलब कराता है, रोता है, और उसके लोग सबऑर्डिनेट बैठे हुए हैं, पुलिस कमिश्नर बैठा है, नेता बैठा हुआ है, सब बैठा हुआ, और ये बैठा हुआ, और ये शराब वराब मतलब ये, और उसके बहुत और वो सीन मैं बहुत देर तक बैठा रहा वहाँ, लाइटिंग चल रही थी, और उसके बाद वो सीन जब हुआ तो वो एक ही टेक हुआ, और एक ही वन सिंगल शॉट है, वो उसका कट नहीं है उस सीन का। आप फिल्म में देखिएगा वीर गति में, तो वो समथिंग कभी कभी होता है कि उस तरह का सीन हो, तो उस मूड में आप हैं, और उस मूड में जाके उसको कैरी कर रहे हैं, और सीन जब शुरू हुआ तो आप उस तरह से हैं। उस सीन के बीच में आप अपने को एक्टर्स से हंसी मजाक नहीं कर सकते, वो फिर गड़बड़ा जाएगा। हाँ, हल्का फुल्का सीन है तो एक्टर्स बैठ के कुछ हंसी मजाक करते ये करते हैं, और कुछ एक्टर्स होते हैं जो कि अपने आप में रहते हैं कि भैया काम पहले खत्म कर लो, काम खत्म करके फिर हम दूसरे जोन में जाएंगे। वीर गति का जिक्र हो, कुछ और फिल्मों की मैं बात करूंगा, उनके बारे में बात करना चाहूंगा। सरफरोश, मिर्ची सेठ। सरफरोश, मिर्ची सेठ, हाँ, वीर गति में इक्का सेठ था, उसके बाद सरफरोश मिर्ची सेठ। ये बड़ा कमाल था कि सरफरोश और वीर गति दोनों फिल्म में 3.5 साल का फासला है। इस बीच मेरी कोई फिल्म नहीं आई। बीच में ऑफर आए नहीं फिल्मों के? ऑफर आए, लेकिन मैं जिस तरह की फिल्म चाहता था उस तरह की फिल्में नहीं आई, या मैं जिन लोगों से मिला जाके, अच्छे डायरेक्टर, बड़े डायरेक्टर से, उन लोगों ने मुझे कास्ट नहीं किया, मतलब मेरे हिस्से कोई रोल उस तरह का आया नहीं। तो जब जॉन मैथ्यू साहब ने मेरा नाटक देखा, एक नया नाटक हमने
ओपन किया था द प्राइस, ये इनका आर्थर मिलर का प्ले है, उसको हम लोग नीलाम के नाम से कर रहे थे। सुरेंद्र गुप्ता उसके डायरेक्टर थे। उस नाटक को जॉन मैथ्यू जी ने देखा था और उनका देखने के बाद फ़ोन आया कि हमने आपका नाटक देखा और हमें इस फिल्म बना रहे हैं, ऐसे ऐसे आपको कास्ट करना चाहते हैं। फिर उनसे मुलाकात हुई, फिर उन्होंने रोल सुनाया, फिर ये किया और उस तरह से सरफरोश मेरे हिस्से आया। आमिर खान से पहली मुलाकात कैसी थी? आमिर खान से पहली मुलाकात तो मेरी हुई थी, गुलाम फिल्म की कास्टिंग चल रही थी और उसके लिए मुझे जो मेन विलन जो शरद सक्सेना जी ने किया है, उसके लिए मुझे बुलाया गया था रौनक सिंह के रोल के लिए। अच्छा। तो मेरी पहली मुलाकात आमिर खान से हुई थी जब उन लोगों की सीटिंग चल रही थी, महेश भट्ट जी की इन लोगों की द विला करके होटल खार में है वहाँ पे। तो मैं गया था मिलने, अंजुम रजा वली और ईशान त्रिवेदी, ये लोग राइटर थे, ये लोग सब थे। तो वहाँ मेरी मुलाकात हुई, उसका डायरेक्ट सरफरोश के सेट पे मुलाकात हुई। और गुलाम में क्यों नहीं बात बन पाई? नहीं, वो उस रोल के लिए मैं यंग था, उनको एक मैच्योर्ड बॉक्सर चाहिए था, क्योंकि बॉक्सर का रोल था और एक्स बॉक्सर, जैसे कि आमिर का जो रोल था वो प्रेजेंट बॉक्सर का रोल था और जो वो रोल था विलन का वो एक्स बॉक्सर था। इसीलिए उन्होंने शरद सक्सेना जी को लिया, जो कि लगे भी थोड़ा सा ज्यादा उम्र के। और ये मैं तो एकदम बिल्कुल टेंडर था, मतलब ये बात उसी समय की है, 97 की बात है ये। 2001 में रिलीज हुई ऐसी फिल्म जो इंडियन सिनेमा का माइलस्टोन बन गई, लगान। लगान की बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी यादें हैं और बहुत, मेरा ये मानना है कि बहुत कम एक्टर्स या टेक्नीशियंस होते हैं जिनके कैरियर में ऐसी फिल्म आती है और ऐसा अनुभव होता है कि आप एक सिंगल वन स्ट्रेच में 6 महीने का शेड्यूल करें, एक फिल्म का 6 महीना आउटडोर में रहें आप एक्सट्रीम कोल्ड देखा हमने, -डिग्री टेम्परेचर जनवरी में भुज में शूट कर रहे थे, गुजरात में, कच्छ में, और एक्सट्रीम हमने 42 डिग्री 43 डिग्री टेम्परेचर भी देखा जून में। तो ये 6 महीने का जो एक हमारा स्पैन था। और लगान के बारे में बता दूं, लगान वन स्ट्रेच द लॉन्गेस्ट शेड्यूल्ड एवर इन द वर्ल्ड सिनेमा, नॉट इन इंडियन सिनेमा, वर्ल्ड सिनेमा में सबसे लंबा शेड्यूल है अभी तक का, वन स्ट्रेच। लॉरेंस ऑफ ओलिविया 9 महीने का है, लेकिन 2 बार ब्रेक हुआ था। उसका शेड्यूल 9 महीने था, लेकिन बीच में 2 बार ब्रेक हुआ था। लगान का ब्रेक नहीं हुआ था, वन स्ट्रेच 6 मंथ। लगान और सरफरोश दोनों आमिर खान की फिल्में, जी। दोनों की कास्टिंग में क्या डिफरेंस था? जब आपको चुना गया, आपको किरदार कैसे मिला? उसके बाद मैंने सरफरोश फिल्म की थी, सरफरोश सुपर हिट हुई थी, लोगों ने मेरा कैरेक्टर मिर्ची सेठ बहुत पसंद किया। और उसके बाद जब ये लगान बना रहे थे आमिर खान, आशुतोष गोवारिकर डायरेक्टर, तो मुझे फोन आया कि आशुतोष गोवारिकर जी मिलना चाहते हैं और ऐसे ऐसे आमिर खान प्रोडक्शन से। तो आमिर खान प्रोडक्शन, पहली बार प्रोडक्शन शुरू हो रहा था, पहली फिल्म बन रही थी उनकी। मैं गया मिलने और उन्होंने कहा कि लगान ये है, और ये 11 लोग खड़े हैं पोस्टर में, पीछे उनके एक स्केचेज लगे हुए थे, आशुतोष जी जहाँ बैठे हुए थे, कहा कि यही पोस्टर है और ये 11 लोग हैं, ये ऐसे ऐसे। तो मैंने कहा लगान शब्द से ऐसे, चूंकि मैं गांव से हूँ, मेरा परिवार भी खेती किया करता था एक ज़माने में, तो मैंने कहा कि मैं बिल्कुल इस फिल्म से जोड़ना चाहूँगा, क्योंकि इस शब्द से कहीं ना कहीं और इस प्रक्रिया से मेरा परिवार भी कभी और मेरा गांव गुजरा है, तो मैं बिल्कुल करूँगा। और उस तरह से फिर हम सबका उस फिल्म में हम सबका एक एक लुक टेस्ट हुआ था, सबका अलग अलग रोल्स के लिए, और फिर हमारी कास्टिंग हुई और फिर हम लोग रीडिंग शुरू हुई, फिर वो सारी चीज़ें तैयारी पर 6 महीने चलता रहा वो, और फिर हम फाइनली नए शताब्दी में, नई सेंचुरी में हम जब 2001 जनवरी में जब घुसे, तो 2 जनवरी को तो हम लोग फ्लाई डाउन कर गए थे। द लेजेंड ऑफ भगत सिंह के बारे में अभी बात हो रही थी कि 20 kg वजन बढ़ाया है ना, और कुछ तो आप बता रहे थे कि प्रोड्यूसर को आपने बजट दिया था, क्या? हाँ, मुझे फोन आया कि राज जी मिलना चाहते हैं, राजकुमार संतोषी जी, और एक फिल्म बना रहे हैं भगत सिंह पे,
तो तुम आ जाओ मिलने के लिए। तो मैं गया मिलने राज जी से दूसरे दिन, और मैं जब मिला तो उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूँ कि आप चंद्रशेखर आज़ाद का रोल करें। एक ही सोफा पे, बड़े वाले सोफा पे वो बैठे हुए थे, मैं बैठा हुआ था, हम लोग ऐसे करके बात कर रहे थे। तो मैंने कहा चंद्रशेखर आज़ाद, तो मैं तो सोच के नहीं गया था, मैं तो सोच के गया था कोई क्रांतिकारी का रोल मिलेगा। तो मैंने कहा चंद्रशेखर आज़ाद तो मैं लगूंगा नहीं, तो मैं तो गड़बड़ हो जाएगा, देश की जनता मुझे माफ नहीं करेगी, अजीब लगेगा, मैं कैसे। तो उन्होंने कहा ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? उनका सेंटेंस क्या था मालूम है? यू आर द नियरेस्ट टू चंद्रशेखर आजाद अमॉन्ग ऑल दोज एक्टर टू हिम आई मेट। जिन सबसे मिला मैं चंद्रशेखर आजाद के लिए, उन सारे एक्टरों में आप सबसे ज्यादा नजदीक है आजाद के। उनका ये सेंटेंस था। तो मुझे लगा कि ये मैं क्या कर रहा हूं, मैं रोल आया हुआ छोड़ रहा हूं। ना 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 ना, मैंने कहा ठीक है, अगर मैं कर रहा हूं तो मुझे अभी फाइनल कीजिए। हाँ, कब से शूटिंग है? तो उन्होंने कहा कि 20 जनवरी से। मैंने कहा अभी फाइनल कीजिए, समय बहुत कम है, तैयारी करनी पड़ेगी। तो उन्होंने कहा नहीं, मेरे तरफ से फाइनल है, आप फोटो वोटो दे दीजिए, मैं प्रोड्यूसर को भी दिखा लूँ, तो एक बार अप्रूवल ले लेता हूँ। तो मैंने कहा फोटो तो है नहीं। तो उन्होंने कहा अपने प्रोडक्शन को कि कल का कल एक फोटो शूट कीजिए। उनके कंपनी का फोटोग्राफर थे नाथ जी को बुलाइए उनके स्टूडियो में, इनका एक डमी शूट कीजिए आज़ाद के गेटअप। तो मैं नाथ जी के स्टूडियो सुबह सुबह 6 बजे पहुंचा। सुबह सुबह घर में डंबल वम्बल रखता हूँ मैं, तो मैंने डंबल वम्बल किया, और घर के जनेऊ तो मैं पहनता ही हूँ। पहुंचा वहाँ, ड्रेस वाला धोती वोती भी लेके आया था, धोती वोती पहना मैं, और मूछ वूछ लगा दिया मेकअप मैन ने सब, और एक फ़ोटो शूट हुआ। वो फ़ोटो गया और मेरा सिलेक्शन हुआ। फिर हुआ कि भाई पैसे वैसे की बात करनी, मैं गया रमेश तौरानी के यहाँ, टिप्स प्रोड्यूस कर रही थी, तो वहाँ राजू हिंगोरानी थे, तो उनसे पैसे वैसे की बात हो गई, हम चले आए। तो यहाँ जब मैं आया तो मैं एक्सरसाइज कर रहा था, मैंने कहा इससे काम नहीं चलेगा यार, टाइम बहुत कम है। आज़ाद की फोटो मैंने देखा तो मैंने कहा कि एकदम ऐसे हैं वो, तो वो हम लोग जो फोटो देखते हैं तो वो उनका और भी एक दो फोटो हमने निकाला तो एकदम मतलब कसे हुए पहलवान, और पढ़ा तो पता चला कि तो पहलवानी करते थे, मुगदड़ भांजते थे, और वो भगत सिंह और राम प्रसाद बिस्मिल और सुखदेव राजगुरु वो जितने थे वो सबको, रौनक सिंह सबको जो है कुश्ती लड़वाते थे कि कुश्ती भी लड़ो। तो मैंने कहा कि तो ऐसा चरित्र है तो बहुत तैयारी करनी पड़ेगी। तो मैं जिम गया, जिम वाले से कहा कि भाई ऐसे ऐसे है, तो उसने खर्चा बता दिया मुझे कि ट्रेनर रख लीजिए। ट्रेनर बता दिया, ट्रेनर का इतना खर्चा आएगा, प्रोटीन लेना पड़ेगा आपको, ये डाइट होगा, खर्चा कुल कितना? अब ये खर्चा देख के मेरा बड़ा ये मतलब गड़बड़ा गया कि इतना खर्चा हो जाएगा, लेकिन इतना खर्चा, उतना पैसे तो हम कमा नहीं रहे थे। तो मैं गया टिप्स में, राजू हिंगोरानी जो थे उनको मैंने एक बिल दिया, तो उन्होंने पढ़ा कि बॉडी बनाने का 1.5 लाख और बॉडी घटाने का 1.5 लाख। अरे बाप रे। तो कहा अखिलेंद्र जी, हम लोगों की पैसे की बात तो हो गई ना फिल्म को लेके। मैंने कहा जी, तो फिर ये क्या है? तो मैंने कहा कि ये बॉडी बनाने का है, मैं बॉडी, मुझे खर्चा करना पड़ेगा, बॉडी का, ट्रेनर का खर्चा है, जिम का खर्चा, हाईटेक जिम लेना है, प्रोटीन लेना है, ये लेना है, ये सब खर्चा हो रहा है, उसका मैं दिया हूँ, मैंने कैलकुलेट किया इतना लग रहा है। तो कहा कि बनाने का 1.5 लाख और ये घटाने का क्या है 1.5 लाख? तो मैंने कहा फिल्म करने के बाद मुझे घटाना तो पड़ेगा ना, जो इतना, अब वही बॉडी लेके मैं थोड़ी घूमता फिरूंगा, सब रोल करूंगा। तो कहा कि ये तो मुझे नहीं लगता रमेश जी मानेंगे, अखिलेंद्र जी। तो ये कहने का मतलब कि उस समय आपके प्रोड्यूसर भी उसी लेवल पे थे उस चीज को रिसीव करने के लिए, या हम तो हमारे काम में उस तरह की ऑनेस्टी थी कि मैं भाई हमारे पैसा कहाँ से आएगा, तो भाई हम प्रोड्यूसर को तो बोले। अच्छा, ये बॉडी बनाने और घटाने का खर्चा जो आपने बताया था, हाँ। ये तो था 1.5 लाख और 1.5 लाख, हाँ। 3 लाख। फीस कितनी थी फिल्म की? वो इससे ज्यादा थी या कम थी? नहीं, फीस कुछ थी, मेरा ख्याल है फीस भी इतनी ही थी, कुछ फीस भी इतनी ही थी मेरी। हाँ। और ये अलग से खर्चा था। हाँ। अगर आप मुझे 10-12 लाख रुपए तभी दे रहे होते तो मैं मांगता ही नहीं ना। हाँ।
भाई। और उस समय 2002 की बात है। हमने 2002 में हमने इसकी शूटिंग शुरू की थी जनवरी में, और 6 जून को रिलीज हो गई फिल्म। विद इन 6 मंथ राजकुमार संतोषी का कैरियर का हिस्ट्री है, इतिहास है, रिकॉर्ड है कि 6 महीने में राज जी फिल्म बना के रिलीज कर दिए। वो लीजेंड ऑफ भगत सिंह है। और एक एक एक्टर उस तरह से तैयार था उस तरह से करने के लिए। मैंने उस तरह से काम हुआ वहां पे। जेल में सारे क्रांतिकारी हैं एक्टर, अब सब थिएटर वाले ही लड़के थे। ये गुत्थी, क्या नाम है गुत्थी का रोल जो करते हैं कपिल शर्मा में, सुनील ग्रोवर तक था उस क्रांतिकारियों में। तो आप समझ लीजिए कि इस तरह से बहुत सारे एक्टर थे जो अच्छा काम कर रहे हैं इस समय, बहुत बढ़िया बढ़िया काम कर रहे हैं। तो वो सारे के सारे एक्टर तो जेल वाले सीन में, भूख हड़ताल में सब सचमुच 4 दिन से भूखे थे। वो शूटिंग के पहले की शूटिंग कब है, उसके पहले 4 दिन से भूखे थे। वो जो शॉट देख रहे हो सचमुच भूख से तड़प रहे हैं। ऐसे एक्टर थे, देखिए एकदम। मैं तो गवाह हूं, मैं उस सीन में नहीं था, लेकिन हम तो सेट पे रहते थे क्योंकि पुणे में हम शूट कर रहे थे। तो वो उस तरह का काम होना, डायरेक्टर राजकुमार संतोषी, मतलब मैं अल्फ्रेड पार्क में शूट कर रहा हूं जहां आजाद अपने आप को गोली मारते हैं, तो उसका वो भी पुणे में हम शूट करते, पुराने जमाने का एक गार्डन था। तो वो सिर्फ वही था कि वहां पे पुलिस आती है और वो सुखदेव राज को मैं पैसे देता हूँ कि राजगुरु की माता को दे देना, माँ को दे देना, और ये ऐसे ऐसे, और उसके बाद गोलीबारी शुरू हो जाती है। मैं आज़ाद जो है सो पेड़ के आड़ में जाके गोलीबारी करते हैं, और फिर ये सीन था। फिर मैं सोचने लगा कि फिर मैंने राज जी को बोला कि राज जी मैं इस सीन में कुछ बोलना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि क्या बोलेंगे। मैंने कहा ऐसे ऐसे बोलूँगा। तो वो जो सीन जो हमने किया है मिट्टी उठा के, मैंने उनको राज जी को दिखाया कि मैं ऐसे मिट्टी उठाऊंगा और ऐसे मिट्टी को चूम करके मैं बोलूंगा उनको, बस इतनी ही सेवा कर सका मेरी माँ, क्षमा करना। तो वो अब ये लाइन जो है सो जिस्ट है, जितना मैंने आजाद के बारे में पढ़ा था उसका निचोड़ है वो लाइन। और वो लाइन आया और मैंने राज जी को बोला और राज जी ने अप्रूव किया कि हाँ रखिए, बाप रे कमाल। और आपको मैं ये भी बताऊं कि वो सीन होने के बाद पिन ड्रॉप साइलेंस था। राज जी ने उस दिन उसके बाद शूटिंग नहीं की, बैकअप हो गया, वही सीन हुआ। अब ये नहीं कि सीन हो चल रहा तो सिर्फ आप ही हैं, और भी एक्टर्स वहां क्रांतिकारी घूम रहे हैं, सब चल रहा है उस तरह से, टीम पूरी टीम चल रही है साथ में। इस तरह के भी काम हुए हैं, इस तरह की टीम में मैं शामिल हुआ हूँ, जैसे लगान में, वैसे द लीजेंड ऑफ भगत सिंह में, वैसे ही सरफरोश में, पूरा टीम एक साथ, तब तो रिजल्ट आता है। आज तो पता ही नहीं है कौन एक्टर कौन क्या कर रहा, अपना अपना किया, अपने अपने घर गए, किसी को किसी से लेना ही देना नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है, कोई बातचीत ही नहीं है, कोई जान पहचान ही नहीं है, कोई देखा देखी नहीं है। सिर्फ इंटरव्यू में बड़ी बड़ी बात जरूर करेंगे, हम लोग ऐसे करते थे, ऐसे बैठते थे, ऐसे खाते थे, ये होता था, ये मस्ती करते थे, ये बातें जरूर होंगी। खटकता है आपको ये सब? आप जब शूटिंग सेट पे जाते हैं कि एक वक्त वो भी था कि आपस में सब बैठे हैं, हंसी मजाक हो रहा है, डिस्कस हो रहे हैं सीन्स, और अब सब अपनी वैनिटी वैन से निकले, शॉट दिया, वापस। देखिए सर, सारी चीजें कप्तान पे डिपेंड करता है। अब मैंने काम किया जॉन मैथ्यू के साथ, के सिंह के साथ, इस्माइल शरॉफ के साथ, आशुतोष गोवारिकर के साथ, राजकुमार संतोषी के साथ, यश चोपड़ा जी के साथ, वीर ज़ारा। अब समझ लीजिए क्या टीम होगा, क्या एम्बियंस होगा। 20 एक्टर बैठे हुए हलचल में प्रियदर्शन जी के सेट पे, 20 एक्टर, और सारे के सारे दिल्ली 6 कर रहे थे ओम प्रकाश जी की फिल्म। 20-22 एक्टर उसमें भी थे, सब छोटे छोटे रोल कर रहे थे, सब बैठे हुए और ठंड में एक साथ खाना खा रहे, ठंड में जाके एक हॉल में हीटर लगाया हुआ है, खाना गर्म हो रहा है, खा रहे। तो एक टीम दिखता है। यहां तो पता ही नहीं कौन कहां क्या। यहाँ तो डायरेक्टर को पता नहीं होता कि हीरो का बाप का रोल कौन कर रहा है, हीरोइन की माँ का रोल कौन कर रहा है, वो डायरेक्ट सेट में मिलता है, सेट पे। कैसे उसको जानकारी, डायरेक्टर को जानकारी कैसे नहीं होती? अगर वो रोल बहुत ये नहीं है तो डायरेक्टर, आज तो डायरेक्टर को सिर्फ हीरो हीरोइन से मतलब है, मैक्सिमम अधिकांश यही होता है। अच्छे डायरेक्टर भी आ रहे हैं और हैं जो कि अपने बाकी कैरेक्टर से भी मिलना चाहते हैं, मिलते हैं, नहीं तो जरूरत नहीं है। डायरेक्ट सेट पे
बल्कि आर्टिस्ट जाके कहता है कि हेलो मैं माँ का रोल कर रही हूँ, मैं बाप का रोल कर रहा हूँ। मैंने डायरेक्टर को कुर्सी छोड़ते हुए नहीं देखा है। उसका असिस्टेंट या एसोसिएट या चीफ असिस्टेंट जाके वहाँ डायरेक्शन दे रहा है बाकी एक्टरों को। ये डायरेक्टर उठा भी तो जाके हीरो हीरोइन को समझा दिया, और असिस्टेंट पूछ रहा है इन लोगों को समझा दिया है ना। ये फिल्म मेकिंग नहीं है सर। फिल्म की आत्मा गायब हो रही है, इसलिए फिल्मों का हश्र ऐसा हो रहा है, फिल्में ऐसी बन रही हैं। लगता है साउथ सिनेमा हमसे बहुत अच्छा बेहतर कर रहा है, इसलिए कि मिट्टी से जुड़े हुए हैं सर, परंपराओं से जुड़े हुए हैं, व्यवहार से जुड़े हुए हैं, मूल्यों से जुड़े हुए हैं, नैतिकता से जुड़े हुए हैं, समाज से जुड़े हुए हैं। उनकी फिल्मों में भारत दिखता है। भारतीय सिनेमा में से भारत ही गायब है, भारतीय सिनेमा से भारत ही गायब है। जब आपको मालूम है फिल्म फेस्टिवल जब होता है बाहर, जो ये कहते हैं ना कि बाहर की फिल्म में यहाँ स्टैंडिंग ओवेशन मिला, इतना ये मिला ये मिला, वहां कई फिल्मों के साथ ये होता है कि वो पूछते हैं इज दिस इंडियन फिल्म, बट वेयर इज इंडिया इन दिस फिल्म, वो पूछते हैं। माजिद मजीदी एक डायरेक्टर है इंटरनेशनल, ईरान के हैं, कमाल कमाल फिल्में बनाई है उन्होंने। निशान खट्टर का डेब्यू उनकी फिल्म से ही हुआ था, शाहिद के बाद 2008 में आए थे यहाँ फिल्म बनाने, 2018 में 18 में ओपन प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला था कि भारत में एक से एक टेक्नीशियन है, एक से एक एक्टर है, लेकिन भारतीय सिनेमा में भारत ही गायब है। तब भी आपको समझ में नहीं आ रहा है कि हम किस तरह की फिल्म बना रहे हैं, जबकि हम सिर्फ इस चौड़ा है कि हम दुनिया में सबसे ज्यादा फिल्म प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन प्रोड्यूस क्या कर रहे हैं आप? क्वांटिटी पे फंस गए हैं, क्वालिटी पे नहीं। तो आप मतलब नहीं है ना सर। पश्चिम का कॉपी पेस्ट कर देना, मॉनिटर आ गया तो कोई भी डायरेक्टर बन गया है, मॉनिटर देख के फ्रेम हो रहा है। पहले के डायरेक्टर कैसे थे? कैमरे के पीछे खड़े होते थे, वो बहुत होता तो ऐसे देखते थे वो अपने फ्रेम को। एक्टर्स खड़े हैं सीन में और वो ऐसे देख रहे हैं, आप थोड़ा इधर आइए, हाँ ये कैसा लग रहा है? कैमरामैन से पूछ रहे हैं कैसा लग रहा है, चलो ओके रेडी टेक, और वो टेक करते थे। उनके पास मॉनिटर तो होता नहीं था, मॉनिटर तो होता नहीं था। ऐसे ऐसे डायरेक्टर हुए हैं, कल्ट फिल्में बनी हैं। आपने डायरेक्टर्स की बात करी, मैं एक्टर्स पे भी जाना चाहूंगा। जो इंडस्ट्री के जो 3 बड़े खान, शाहरुख, सलमान, आमिर, आपने तीनों के साथ काम किया है। बतौर एक्टर सबसे ज्यादा मजा किसके साथ आया आपको? जैसे कि मैंने 2 फिल्में की हैं आमिर के साथ, सरफरोश और लगान। तो मतलब कभी ऐसा नहीं हुआ कि आमिर खान कहीं अलग जाके बैठे, वो हम लोगों के साथ ही बैठे रहे हमेशा। हमेशा बातें हुई हैं, चाहे वो कविता की बात हो या कहानी की बात हो या साहित्य की बात हो या सिनेमा की बात हो या अभिनय की बात हो। अभी भी सरफरोश का सिल्वर जुबली मनाया गया, 25 साल पूरा हुआ है, तो हम लोग रात को बैठे हुए थे बातें करने के लिए। तो हमारी बातें, हमारे अभिनय की जो किताब आई है उस पर बात चल रही थी, और अभिनय के अपने क्राफ्ट के बारे में बात कर रहे थे, और उन्होंने वही बात की जो बात मैंने अपनी किताब में लिखी है। तो कहने का मतलब है कि इस तरह की बातें अजय देवगन के साथ हमने कई फिल्में की, 4-5 फिल्में की हमने। हमेशा बैठ के, हमेशा भगत सिंह में हमेशा बैठ के कमाल होता था हमेशा। जब मैंने वो क्या फिल्म थी, अतिथि तुम कब जाओगे, वो बैठ के गप्पे मार रहे हैं, बातें कर रहे हैं। वो तो खैर हल्की फुल्की फिल्म थी तो और मजा आता था। भगत सिंह में कितनी मस्ती की हमने। तो इस तरह से एक्टर टू एक्टर भी डिपेंड करता है, कुछ नेचर भी डिपेंड करता है। उस समय भी क्या, देखिए मूड डिपेंड करता है कि उस समय एक्टर का क्या मूड है, उस समय वो क्या सोच रहा है, उस समय उसकी परिस्थिति क्या है। एक आदमी एक दिन, मैं जैसे इस समय आपको इंटरव्यू दे रहा हूं, लेकिन आपको पता ही नहीं है कि मैं किस परिस्थिति से इस समय गुजर रहा हूं। तो ये चीजें डिपेंड करती है। तो इसमें ये हम दोषारोपण नहीं कर सकते, कोई बात नहीं करता, और जो बात नहीं करता वो एक नेचर भी है। कुछ लोगों ने अपना वो ऑरा भी बनाया हुआ है उस तरह का। भाई ये तो बड़े बड़े स्टार्स हैं, ये तो और भी तो स्टार्स हैं जो आए दिन इन दिनों, तो फिर तो ये कोई बात नहीं है। विलन बनने का कभी हकीकत में कोई खामियाजा भुगतना पड़ा है कि आपका इमेज या आपके जितने कैरेक्टर्स हैं सब पे बात होती है? हम इनफैक्ट आज 25-30 साल बाद, 20 साल बाद भी हम उनके बारे में बात कर रहे हैं। हकीकत में उस वक्त की वो किरदार लोगों के जहन में इतना छप गया कि वो उसी नजर से देख रहे हैं।
बिल्कुल। मैं तो विलेन बना था कि मैं गब्बर के रूप में जाना जाऊं, मोगैम्बो के रूप में जाना जाऊं, लॉयन के रूप में जाना जाऊं। मैं तो विलेन इसलिए बना था, जब्बर सिंह के रूप में जाना जाऊं। मैं तो इसलिए विलेन बना था भाई कि मैं एक्टर हूं, मैं जब विलेन बनूंगा तो ऐसा बनूंगा। लेकिन वैसे रोल लिखे कहां जा रहे हैं? विलेन तो खत्म हो चुका। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री ने विलेन कब से नहीं दिया है भाई, क्योंकि रोल्स लिखे ही नहीं जा रहे हैं वैसे। अब हीरो ही विलन बन रहे हैं। और अगर रोल लिखे भी जा रहे हैं तो जो हीरो हैं वही तैयार है करने के लिए। तो प्रोड्यूसर डायरेक्टर कहता है जब हीरो ही ये रोल कर रहा है तो किसी एक्टर से क्यों करवाएं? नहीं तो पहले एक से एक एक्टर ढूंढा जाता था कि यार ये रोल है विलेन का, ये डायमेंशन है, एक थिएटर का ऐसा एक्टर ढूंढो। अमजद खान को ढूंढा गया था, हैं? मोगैम्बो का रोल लिखा गया था, गब्बर का रोल लिखा गया था। इवन जब मुकेश तिवारी का रोल आया था चाइना गेट में तो कितना ढूंढा गया था। राजकुमार संतोषी ने ढूंढ के दिल्ली से बुलाया था। जब जोगी ठाकुर का जो रोल था, कौन सी फिल्म थी शेखर कपूर जी की, बैंडिट क्वीन के बाद, राजेश विवेक को दिल्ली से बुलाया गया था नेशनल स्कूल ड्रामा के रेपटरी से, नौकरी छोड़वा के उसमें इंट्रोड्यूस किया था। खैर वो फिल्म लेट हो गई, डिले हो गई, फिर फिल्म रिलीज बहुत पुअर हुई, तो वो राजेश विवेक को वो ड्यू नहीं मिला। जो लगान में जो बाबा बने, गुरन बाबा दाढ़ी वाले, उनकी बात कर रहा हूँ, लॉन्च हुए तो उस फिल्म का नाम मैं भूल रहा हूँ। तो इसलिए जोशीले फिल्म का नाम था जोशीले। तो इसलिए क्या होता है कि उसके बाद रोल्स लिखे नहीं गए ना, लिखे गए तो अब हीरो ही कर रहे हैं, तो विलेन पैदा नहीं हो रहा है। जो अच्छे एक्टर आ रहे हैं तो कैरेक्टर रोल्स जो मिल रहे हैं वो किए जा रहे हैं, क्योंकि एज एन एक्टर अपना इंस्टिंक्ट भी सेटिस्फाई करना है, खुश भी रहना है कि हाँ काम कर रहे हैं यार। तो मैं बहुत श्योर नहीं हूं, लेकिन क्या आपने ऑन स्क्रीन बतौर विलन जितनी भी फिल्मों में काम किया, किसी भी फिल्म में कोई रेप सीन किया है? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं गाली गलौज नहीं देता, अश्लीलता नहीं करता। यही कारण है कि अखिलेंद्र मिश्रा का डेब्यू अभी तक ओटीटी पे नहीं हुआ है। ओटीटी के लिए फोन आता है मेरे पास वेब सीरीज के लिए, मैं यही 2 ही सवाल पूछता हूँ, अश्लीलता है, गाली गलौज है? मैंने कहा ओके, मुझे माफ कीजिए। टीवी और फिल्म के विलन बनने में कुछ फर्क होता है बतौर एक्टर? हाँ, शूट पे टेलीविजन का और फिल्म के शूट पे जमीन आसमान का फर्क है। टेलीविजन का तो ये है कि सीन दे दिया 5 पेज आपको और चलिए शॉट रेडी है, क्योंकि उनको एक ही दिन में 18 से 20 मिनट का फुटेज निकालना है। और फिल्म में है तो कि ये एक सीन करेंगे आज, और यार लंच तक ये ट्राई करते हैं सीन, लंच तक नहीं हुआ तो ये सीन ही रखो आज, नहीं आज यही सीन रखो। फिल्म की प्लानिंग ऐसी होती है, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सीन, आई कैन नॉट कंप्रोमाइज। प्रोड्यूसर को पहले ही बोल देता डायरेक्टर कि मेरे को इस सीन के लिए ये टाइम चाहिए, ये सीन मैं लंच तक खत्म करूंगा, ये सीन लंच के बाद करूंगा, आज 2 सीन रखते हैं। ये छोटे छोटे सीन है यार, एक सीन इसी लोकेशन के सीन्स हैं तो आज ये 3-4 सीन कर लेंगे। अदरवाइज नो, 1 सीन मतलब 1 सीन, सीन मतलब सीन। क्या काटना है, क्या कट लेना है, क्या एंगल लेना है, क्या क्रेन लगाना है, क्या पैंथर लगाना है, क्या ट्रॉली लगाना है, क्या लेंस लगाना है, ये सारी चीजें सिनेमा। और उसी तरह ओटीटी में शूट हो रहा है आजकल, कई चीजें उस तरह से कर रहे हैं वो लोग। तो टेलीविजन में तो 5 सीन 5 पेज दो, ठपाक से चलो रेडी है भाई, वहां जाके डाले, बोले पापा पापा पापा, कैमरा ने छापा, 18 मिनट का फुटेज डायरेक्टर ने दे दिया, और डायरेक्टर इज डिक्लेयर्ड from production team, very good director, he has given 22 minutes today। बात समझ रहे हैं? और कमाल डायरेक्टर हो और 14 मिनट ही दिया, 13 मिनट ही दिया, नहीं यार दम नहीं है यार, नहीं दे पाया। बतौर डायरेक्टर, हाँ, टेलीविजन में फुटेज के हिसाब से कमाल डायरेक्टर होता है, नहीं तो नहीं होता है। आप बिहार से हैं जी, बिहार के और भी अभिनेता हैं जो चमक रहे हैं, और भी निर्देशक हैं जो हमारी इंडस्ट्री में चमक रहे हैं। आप लोगों की आपसी में कोई बैठकी होती है कभी कि बैठे हैं, कुछ खा बना रहे हैं, कुछ बातचीत हो रही है, या नहीं हो पाता ऐसा? नहीं, बिल्कुल नहीं हो पाता, बिल्कुल ही नहीं हो पाता। इसलिए नहीं हो पाता कि सबके सब संलग्न है अपने अपने कार्य में, तो इसलिए कोई किसी को डिस्टर्ब भी नहीं करता। क्या है कि बंबई का जीवन एक अलग है,
हाँ, ये है कि कहीं फिल्म में टकरा गए, कहीं आउटडोर में टकरा गए तो फिर पूरे उस तरह से ही फिर का हो का हाल चल बा, अरे बढ़िया बा का हाल जाओ, अच्छा अच्छा का हो रहल बा, हाँ मर्दे आज का खाई जाओ, आज कुछ ऐसा कही जाओ, कुछ रात के खाई जाओ, संग ही खाई जाइए, मतलब साथ में ही खाया जाएगा आज। तो ये सब चीजें होती हैं। अदरवाइज उस तरह से बंबई में और बैठ की, हाँ आपस में दो लोगों का कुछ आदान प्रदान हो रहा हो, बातचीत कर रहा हो, वो मुझे मालूम नहीं है, मेरे संपर्क में कोई नहीं है। आप उन चुनिंदा लोगों में से हैं जिन्होंने अपने दम पे अपने लिए एक जगह बनाई। इंडस्ट्री की भाषा में बोलें तो कोई गॉडफादर नहीं था, है ना, आउटसाइडर रहे हो। कई बार ऐसा भी सुनने को मिला गया है कि आउटसाइडर्स को इंडस्ट्री में परेशान भी किया जाता है, सही से काम नहीं करने देना, प्रोजेक्ट छीन लेना, एक्स्ट्रा बर्डन डालना। कभी आपने ऐसा कुछ झेला है? उस तरह से कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि मैंने उस तरह से कोई अनुभव नहीं किया है, क्योंकि मैं किसी भी चीज को उस दृष्टि से नहीं देखता हूं, आलोचना की दृष्टि से या शिकायत की दृष्टि से कभी नहीं देखता हूं। देने वाला मनुष्य कौन है? देने वाला तो वो है। देने वाला कोई अगर समझता है कि मैं दे रहा हूं, अगर ये समझता है तो उसकी गलतफहमी है। डिपेंड करता है कि आप संतुष्ट हैं, संतुष्टि के पीछे भाग रहे हैं या सफलता के पीछे भाग रहे हैं। अगर आप सफलता के पीछे भाग रहे हैं तो ये सारी शिकायतें आएंगी कि हाँ मेरे साथ ये हुआ, मेरा ये रोल छीन लिया, मेरा ये कर लिया, मेरा वो कर लिया। अगर आप सफलता के पीछे भाग रहे हैं तो अरे जितना मिल रहा है आपको या मिला है उसमें संतुष्ट रहो, खुश रहो कि उतना ही दिया है। कई जन्मों का प्रारब्ध है जो फलीभूत हो रहा है, तब जाके ये सब मिल रहा है आपको। 750 करोड़ की दुनिया है, उसमें आप हैं कि आपको 10 लोग जानते हैं, ये शुक्रिया अदा कीजिए आप। मनोज वाजपेयी को देखिए, काम तो कर रहे हैं ना अपने लेवल पे, और अच्छा काम किया उन्होंने, अच्छा कर रहे हैं। पंकज त्रिपाठी को दीजिए अच्छा, संजय मिश्रा को देखिए। तो कोई अगर कह दे कि नहीं ऐसा, हमने एक से एक डायमेंशन दिया है, एक से एक रोल दिया है। मेरे रोल अगर आप जोड़ लें तो हर रोल लोगों को याद है और हर तरह का प्रयोग किया है। हमने एक जैसा रोल नहीं किया। हमने एक जैसा रोल किया ही नहीं, चाहे वो क्रूर सिंह हो, चाहे इक्का सेठ हो, चाहे मिर्ची सेठ हो, चाहे अर्जुन लोहार हो लगान का, चाहे चंद्रशेखर आजाद हो भगत सिंह का, चाहे रेडी गामर चौधरी हो, चाहे वीर जारा हो, चाहे हलचल हो, मतलब जो भी फिल्में हैं हमारी, चाहे गंगा जल का डीएसपी भूरेलाल हो। अब वो पुलिस का एक अलग आयाम है, एक अलग बॉडी लैंग्वेज, एक अलग कैरेक्टर, लोग उसके मीम बनाते हैं और वो पेश किया जाता है, ये तो साला होना ही था। तो हमने अपना काम किया और वो डायमेंशन दिया और हम प्रसन्न हैं, हम खुश हैं। मेरे जो हिस्से आ रहा है, अब अभी फिल्म मेरी आएगी इंडियन टू, शंकर की फिल्म है, बड़ी फिल्म है। उसके पीछे 4 फिल्म और है मेरी, जो छोटी फिल्में हैं कहने के लिए, लेकिन अलग अलग ढंग की फिल्में हैं। लेकिन सब क्या समझते हैं कि अच्छा उसका नाम बताओ तो लोग खुश नहीं होते। हाँ अच्छा इंडियन 2 तो खुश होते हैं कि हाँ कमला हासन के साथ शंकर की फिल्म आ रही है, तो आ रही है, मेरे हिस्से आया, मैंने कर दिया। एक ऐसा एक्सपेरिमेंट है जो फिल्मों में नहीं होता। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आभार आपका, आपने वक्त निकाला हमारे लिए, हमारे साथ जुड़े, बात की किताब। जी हाँ, इसके बारे में कुछ आप बताएं और इससे कुछ अगर आप हमें बताएं। देखिए ये जो पुस्तक है जी, अभिनय, अभिनेता और अध्यात्म। हमने अभिनय और अभिनेता का जो मूल है, जो इस सृष्टि का मूल है, हर मनुष्य का मूल है अध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी, उसको उजागर किया इस पुस्तक में। धन्यवाद सर, बहुत बहुत आपका आभार जुड़ने के लिए, बातचीत के लिए, किताब के लिए, एक्टिंग की मास्टर क्लास के लिए, जो बातों ही बातों में आपने हमसे शेयर कर दिए। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद अविनाश, बहुत अच्छा लगा बात करके। मैं प्रणाम करता हूँ सबको। नमस्कार। नमस्कार, मेरा नाम है अखिलेंद्र मिश्र और आप देख रहे हैं मुझे बॉलीवुड बबल पर।